लोकसभा चुनाव 2024 में हर बार की तरह इस बार भी सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर हैं, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। जिसने यूपी में अच्छा प्रदर्शन किया, केंद्र में सरकार उसी की बनती है। 2014 और 2019 इसका जीता जागता उदाहरण है, जब भाजपा ने केंद्र में प्रचंड बहुमत यूपी के दम पर ही हासिल किया था। यहाँ से 2014 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 71 सीटें और 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटें बीजेपी को मिली थी। लेकिन इस बार यूपी में मुस्लिम वोटर्स को लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस में खींचतान शुरू हो गई है। और एक और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और बीएसपी को लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल होने की कवायद भी शुरू हो गई है। वहीं अगर मायावती गठबंधन में शामिल होती हैं तो इंडिया गठबंधन भाजपा के लिए मुस्लिम दलित समीकरण चुनौती दे सकता है। यूपी में मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है, इसलिए हर पार्टी के लिए इनका रुख काफ़ी अहम रहता है। तो आइए जानते हैं 2014 और 2019 में किस तरीके के हालात थे। इसको जानते हैं, कुछ ऐसे आंकड़े आपको दिखाएंगे जिससे देख करके आप चौंक जाओगे। वहीं अगर उत्तर प्रदेश में कुल मुस्लिम वोटर्स की आबादी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल मुस्लिम आबादी तकरीबन 19% है। ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में मुस्लिम वोटर ज़्यादा हैं। शहरों में 32%, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 16% मुस्लिम मतदाता हैं। राज्य के उत्तरी इलाके में मुस्लिम बहुल हैं। परंपरागत रूप से यहाँ के मतदाताओं का रुझान सपा, बसपा या फिर कांग्रेस की तरफ रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस वोट बैंक का 66% हिस्सा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खाते में गया था। 21% मुस्लिम वोटरों ने बसपा के लिए मतदान किया, बाकी अन्य दलों में बंट गया था। अब आगे हम कुछ आपको आंकड़े दिखाएंगे जिनकी बदौलत ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती हैं तो क्या समीकरण बनते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि उत्तर प्रदेश से ही निकलता है दिल्ली का रास्ता। तो आइए पहले कुछ आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुरादाबाद की। मुरादाबाद में अगर कुल मुस्लिम आबादी की बात करें तो यहाँ पर 44.78% मुस्लिम वोटर्स आते हैं। यहाँ पर पिछली बार समाजवादी पार्टी से जो है डॉक्टर एस.टी. हसन यहाँ से जीते थे, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश यादव का अलायंस था। तो उस लिहाज से यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट था उसको जो है वो 50% से भी कुछ ज़्यादा जो है वोट मिले। वहीं अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी को यहाँ पे 43% वोट यहाँ पे मिले थे। अगर ये स्थिति मतलब अलग लड़ते हैं, मायावती अगर अलग चुनाव लड़ती हैं तो यहाँ से मुरादाबाद सीट भी हाथ से गंवानी पड़ेगी। वहीं बात करते हैं बिजनौर की, तो बिजनौर में भी जो है वो तकरीबन मुस्लिमों की जो आबादी है वो 38% है। यहाँ पर बीएसपी से मलूक नागर जो है वो जीते थे, तो उस लिहाज से देखा जाए तो 50% यहाँ भी वोट यहाँ पे मिले थे। और वहीं बात करें बीजेपी के कैंडिडेट की तो बीजेपी के कैंडिडेट को भी यहाँ पर 44% वोट मिले थे। और यहाँ पे बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के कैंडिडेट को यहाँ पर 2 पॉइंट लगभग वोट मिले थे। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, अगर ये अलग अलग लड़ते हैं तो बिजनौर की सीट भी यहाँ पे जा सकती है। तो उस लिहाज से मायावती का इसमें इंडिया गठबंधन में शामिल होना कितना अहम है, ये इन चीज़ों से आंकड़े आप लगा सकते हो उसके। तो वहीं आगे बात करें अमरोहा की तो अमरोहा में भी मुस्लिम आबादी लगभग 37% से ज़्यादा है। उस लिहाज से यहाँ पे देखा जाए तो कुंवर दानिश जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी से जीते थे। यहाँ पर इनको 51% जो है वो तकरीबन वोट यहाँ पे मिले। वहीं बात करें बीजेपी के कैंडिडेट की तो बीजेपी के कैंडिडेट को यहाँ पर कंवर सिंह तांवर को जो है वो 46% यहाँ पर वोट मिले थे। तो ये भी देख अपने आप में एक अहम हो जाता है। वहीं आगे बात करें रामपुर की तो रामपुर में बात करें यहाँ पे कुल जो है 49% यहाँ पे मुस्लिम वोटर्स की संख्या है। यहाँ पे 46% जो है इस बार, क्योंकि पहली बार जब चुनाव हुआ था, जो आम चुनाव हुए थे, तो उसमें कहीं ना कहीं आजम खान जो है वो जीते थे वहाँ से, तो उनको 52% वहाँ पे वोट मिले थे। लेकिन उसके बाद जो है चुनाव हुए तो यहाँ पे जो है ये सीट जो है आजम खान के जाने के बाद खाली हो गई, वो बर्खास्त कर दिए गए थे। उसके बाद तो यहाँ पे देखा जाए तो 46% वोट यहाँ पे आसिम रजा के खाते में गए, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़े थे। तो वहीं बीजेपी के जो है घनश्याम लोधी को 51% वोट मिला।
तो सीधा सीधा सा यहाँ पे असर जो है वो आजम खान के ना होने की वजह से इस सीट पर पड़ा। वहीं आगे बात करें मेरठ की, तो मेरठ में कुल मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो 30% से ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिम आबादी है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो भाजपा की जो है वो यहाँ पे जीत हुई थी। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग एक चीज़ और, यहाँ पे जो बीएसपी का जो कैंडिडेट लड़ता उसको 47% वोट मिले, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर ये अलग अलग लड़ेंगे तो कितनी बुरी इनकी स्थिति होगी ये आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। वहीं आगे बात करें मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर में आप लोग देखेंगे तो 36% से भी ज़्यादा यहाँ पे थोड़े वोट हैं। तो यहाँ पे भाजपा देखिएगा, भाजपा को यहाँ पे जीत मिली थी। भाजपा के कैंडिडेट को यहाँ पे 49% जो है वो वोट मिले थे। वहीं 48% यहाँ पर आरएलडी, क्योंकि आरएलडी जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उस लिहाज से यहाँ पे मिले थे। अगर ये अलग अलग लड़ते हैं तो क्या यहाँ पे स्थिति बनती है, ये अपने आप में, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से यहाँ पे सीट दी थी, वो भी इसी वजह से जो है मायावती से खासे नाराज़ हैं कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, तो उन्होंने भी मना कर दिया। उस लिहाज से ये चीज़ें भी काफ़ी मतलब अहम हो जाती हैं। वहीं आगे बात करें कैराना की, तो कैराना में अगर बात करें तो यहाँ से भाजपा का कैंडिडेट यहाँ पे 50% वोट मिले। 38% कैराना में मुस्लिम आबादी, उसके बावजूद यहाँ पे जो 50% वोट जो है भाजपा के कैंडिडेट को यहाँ पे मिले हैं। वहीं बात करें जो समाजवादी पार्टी से जो तबस्सुम बेगम यहाँ से जो है वो चुनाव लड़ी थी, तो उस लिहाज से अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये अपने आप में जो है वो अगर अलग अलग लाइन, क्योंकि यहाँ पे मायावती का अलायंस था, तो उस लिहाज से इनको इतने यहाँ पे जो है वो वोट मिल गए। तो ये एक देखने वाली बात होगी इन चीज़ों पे। ये समाजवादी पार्टी हो, अगर ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे तो इनकी क्या आगे हालत होगी, ये आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। वहीं आगे बात करें सहारनपुर की, तो सहारनपुर में बीएसपी के कैंडिडेट हाजी फजलुर रहमान जो है वो यहाँ से जीते थे, तो उनको 41% यहाँ पे वोट मिले थे। उसके बाद वहीं 39% वोट अगर देखा जाए तो यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज भी कहीं ना कहीं कम हुआ। उस लिहाज से देखा जाए फिर भी आप लोग देखोगे एक चीज़ ये गौर करने वाली है, यहाँ की परसेंटेज आप लगाओ इस अगर परसेंटेज से, क्योंकि जीत के लिए 3-4% का अंतर बहुत ज़्यादा होता है। वहीं आगे बात करें संभल की, तो संभल में कुल लोग मतलब जो है 45% से ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिम आबादी है। यहाँ पर डॉक्टर शफीकुर रहमान जो है इस बार जो है वो चुनाव जीते, 55% इनको यहाँ पे वोट मिले। वहीं जो है वो परमेश्वरी राव सैनी को जो है यहाँ पर बीजेपी के 40% वोट यहाँ पे उनको लगभग उससे ज़्यादा थोड़े मिले। तो ये एक देखने वाली बात यहाँ भी देख सकते हो आप। वहीं आगे देखें नगीना की बात करें, यहाँ पे भी जो है गिरीश चंद ने जीत हासिल की, 56% वोट यहाँ पे मिले। यानी ये समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था, उस लिहाज से अगर ये अलग अलग लड़ेंगे तो क्या स्थिति बनेगी। वहीं बात करें भाजपा का जो कैंडिडेट थे भाजपा के, वो डॉक्टर यशवंत थे, उनकी अगर बात करें तो बीजेपी को यहाँ पे जो है वो 39% वोट मिले थे पिछले चुनाव का। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये पिछले चुनाव का 2019 के लोकसभा चुनाव का ये आंकड़े हैं। बहराइच की अगर बात करें तो 34% से ज़्यादा यहाँ मुस्लिम वोटर्स की आबादी है। यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट को पिछले चुनाव में जो है जीत हासिल हुई, यहाँ पे 53% वोट इनके खाते में गया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ पर 40% वोट गए। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये भी एक अहम चीज़ है ये, क्योंकि इन अगर आंकड़ों पे अगर नज़र डालेंगे तो काफ़ी कुछ आपको देखने को समझ आएगा। वहीं आगे बात करें बरेली की, तो बरेली में कुल मुस्लिम आबादी की अगर बात करें तो 33% से ज़्यादा यहाँ मुस्लिम आबादी है। यहाँ पर बीजेपी के संतोष कुमार गंगवार जो है पिछली बार विजेता घोषित हुए थे, तो उनको 52% यहाँ पे वोट मिले थे। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी के भगवत सारंग गंगवार जो है वो मैदान में थे, तो उनको 37% वोट जो है यहाँ पे मिले थे। तो एक तरीके से ये भी एक दिलचस्प आंकड़े हैं इनको देखने के बाद। वहीं आगे बात करें श्रीवस्ती की, तो श्रीवस्ती में कुल मुस्लिम आबादी की बात करें तो 31% मुस्लिम वोटर्स यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे पिछली बार बीएसपी के कैंडिडेट को जो है जीत हासिल हुई थी। 44% वोट यहाँ पे बीजेपी मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ पे मिले थे। वहीं बात करें भाजपा की बात करें तो 43% वोट मिले। तो वोटों का ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। अब वहीं एक और लोकसभा चुनाव मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी की नज़र इस बार मुस्लिम सीटों पर भी है। इसी तरह से वो 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर एक नए सियासी समीकरण बनाने की भी तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को बीजेपी
अमली जामा पहनाने की दिशा में जो है वो कदम बढ़ाने लगी है। नारा राजनीतिक हकीकत बने, इसके लिए बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 दर्जन से ज़्यादा मुस्लिम अल्पसंख्यकों पार्टी मुस्लिम जो अल्पसंख्यक हैं उनको पार्टी का उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है, ताकि मुस्लिम बहुल सीटों पर भी कमल खिलाया सके। तो ये अपने आप में एक अहम सवाल है। सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो, अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होती हैं तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर यहीं से जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में हार होने वाली है, हार सकती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है। अगर ये तीनों लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अगर तीनों मिलने के बाद, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, ये तीनों जब मिल आरएलडी की तो शामिल है ही, तो ये तीनों चारों पार्टियां अगर एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है। बीजेपी को यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाएगा चुनाव जीत पाना। जीतेगी लेकिन उस तरीके से नहीं जीतेगी जो पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव में या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में जो सीट उसने हासिल की थी। तो ये एक अपने आप में अहम चीज़ होगी। आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए जुड़ी रहिए आप हमारे चैनल के साथ।